नमस्कार। भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव चल रहा है उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, विवाद भी उठ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्रधान सेवक हैं, उन्होंने जो बयान दिया था, ऑल पार्टी जो मीटिंग उन्होंने करी, उसमें एक बयान दिया था कि चीन हमारी सीमा में नहीं आया है और ना ही उसने हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। उसके तरह तरह के मीनिंग, उस तरह तरह के अर्थ, मतलब मानी निकाले जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं 10 साल, उन्होंने प्रधान सेवक मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। उनका ये कहना है कि 15-16 जून 2020 को गलवान वैली, लद्दाख में भारत के 20 साहसी जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी। इन बहादुर सैनिकों ने साहस के साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के इन सपूतों ने अपनी अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। इस सर्वोच्च त्याग के लिए हम इन साहसी सैनिकों और इनके परिवारों के कृतज्ञ हैं, लेकिन उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के फैसले और सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे देखेंगी। जो लोग इस वक्त देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके कंधों पर एक बहुत बड़ा फ़र्ज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे प्रजातंत्र में ये जो जिम्मेदारी है, ये प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री को अपने शब्दों और ऐलानों और देश की सुरक्षा और सामरिक और भूभागीय यानी ज़मीनी इलाकों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव, हमेशा बेहद सावधान होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर अपने शब्दों का भी जिक्र किया, उस पर हम वापस आएंगे। चीन ने अप्रैल 2020 से लेकर आज तक भारतीय सीमा में गलवान वैली और पैगोंग त्सो लेक में अनेकों बार जबरन घुसपैठ की है। हम ना तो उनकी धमकियों व दबाव के सामने झुकेंगे, ना ही अपनी जो अखंडता है, हमारी जो इलाके की, हमारी ज़मीन की, उससे कोई समझौता स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई, ना हमारी कुछ चौकी गई है, तो प्रधानमंत्री ने अपने बयान से प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि सरकार के सभी हिस्से इस खतरे का सामना करने और हालात को ज़्यादा गंभीर होने से रोकने के लिए आपसी सहमति से काम करें। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह लिखते हैं, हम सरकार को आगाह करेंगे कि प्रोपेगेंडा कभी भी कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता, कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा करके ही चलाते रहेंगे सब कुछ और लोग भ्रमित होते रहेंगे। नहीं, ऐसे काम नहीं चल सकता। पिछलग्गू सहयोगियों, पिछलग्गू बड़ा अपने आप में पेजोरेटिव है, पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। हम प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वो वक्त की चुनौतियों का सामना करें और कर्नल बी संतोष बाबू और हमारे फौजियों की कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरे, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति दे दी है। इससे कुछ भी कम जनादेश के साथ, मैंडेट के साथ, जिस मैंडेट से ये सरकार आई है, इससे कुछ भी कम जनादेश से ऐतिहासिक विश्वासघात होगा। ये बहुत सख्त चिट्ठी है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो प्रोपेगेंडा है उसकी जगह अपनी है। जो आप बोलते हैं, ध्यान से अपने शब्दों का चुनाव करें। इसी बात को हमारे विदेश सचिव रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं श्याम सरन, उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी बयान में दिए गए बयान से मैं हैरान हूँ और मैं कन्फ्यूज्ड भी हूँ। श्याम सरन ने कहा है कि इनके बयान का मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि चीन के कब्जे वाला जो अक्साई चिन्ह है वो अब भारत का क्षेत्र नहीं है। अभी तक तो हम उसको मानते आए हैं, लेकिन जब एक दफ़े प्रधान सेवक ने बोल दिया कि हमारी सीमा में चीन की कोई घुसपैठ नहीं है, कोई चौकी हमारे कब्जे, उनके कब्जे में नहीं है, तो क्या अक्साई चिन्ह का इलाका जो सालों साल से चीन के पास है, जिसके बारे में पंडित नेहरू ने कहा था नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज देयर, तो हम मान लें कि वो चीन का हो गया है। इसके अलावा उनका कहना है, श्याम सरन का, कि भले ही प्रधानमंत्री की नीयत ऐसी नहीं रही होगी, लेकिन जो वो अल्फाज चुनते हैं, जो वो शब्द चुनते हैं, प्रधानमंत्री के स्तर पर उनको अपने शब्द सावधानी से चुनने चाहिए, जिसमें किसी तरह की एम्बिग्विटी यानी अस्पष्टता से बचना चाहिए। अब देखिए चीन ने कैसे इस्तेमाल किया है इसका, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें डर था, वही ऐसा हो रहा है।
चीन का ये कहना है, ग्लोबल टाइम्स उसका खूब इस्तेमाल कर रहा है चीन प्रोपेगेंडा के लिए, प्रधान सेवक की जो बयान है उसको। तो उसने ये कहा है कि ग्लोबल टाइम्स वो एक सरकारी ही है, आप मानकर चलिए, उसने इसे चीन के स्टैंड की तस्दीक माना है, कंफर्मेशन माना है कि वो ज़मीन हमारी है, क्योंकि प्रधान सेवक ने तो कह दिया हमारी ज़मीन में कोई नहीं आया। तो जिस ज़मीन पर वो है इस वक्त, इनका ये कहना है कि ये मान लिया है प्रधान सेवक ने, ये तस्दीक है, पुष्टि है। और ये भी लिखा है कि जो हमारे प्रधान सेवक है वो डाउन प्ले कर रहे हैं चीन के साथ जो तनाव चल रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते कितने अहम हैं, इसलिए वो डाउन प्ले कर रहे हैं। उसके अलावा ये भी कहा है कि मोदी को पता है कि उनका देश चीन के साथ झगड़े को आगे नहीं बढ़ा सकता, मतलब इट्स नॉट फीजिबल, इसलिए वो तनाव कम करने की कोशिश में जुड़े हैं। यानी चीन अपना मसल दिखा रहा है, अपनी धौंस दिखा रहा है हमें। ये अखबार में ये भी कहा गया है कि जब दूसरे देशों के साथ कोई संघर्ष होता है, इशारा पाकिस्तान की तरफ है, तो भारत राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर सकता है, करता भी आया है, लेकिन चीन के साथ ऐसा होना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, और ये सही भी नहीं होगा। इसके बाद विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए हैं कि अगर चीन सीमा में हमारी कोई घुसाई नहीं तो लद्दाख में खूनी संघर्ष जो है वो क्यों हुआ, और जो बातचीत चल रही है कमांडर्स लेवल पर वो किस लिए चल रही है। और इसके बाद फिर पीएम ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि वो जो पीएम ने जो कहा था, प्रधान सेवक ने जो कहा था, वो सिर्फ गलवान घाटी को लेकर कहा था, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौज की हरकतों की वजह से ही वहाँ मारपीट हुई थी। बहरहाल हकीकत सीधी सादी ये है कि एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सलाह प्रधान सेवक को माननी चाहिए कि शब्दों का जो चुनाव है वो सोच समझ के करें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त सरकार के सामने असली परीक्षा की घड़ी है। चुनावी रैलियां, जुमलेबाजी, इवेंट्स अपनी जगह होते हैं, ये असली परीक्षा की घड़ी है। एक तरफ सीमा, चीन के साथ तनाव, दूसरी तरफ नेपाल के साथ तनाव, तीसरी तरफ पाकिस्तान की गतिविधियां भी तेज़ हो रही हैं, उधर से कोरोना की मार पड़ रही है, अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है। ये सही पहचान की घड़ी है कि हमारी सरकार कितनी सक्षम, कितनी काबिल साबित होती है, कितनी काबिलियत है उसमें कि इन तमाम जितनी भी समस्याएं हैं उनसे वो निजात पा सके, उन पर काबू पा सके। आखिर सरकारें होती किस लिए हैं? पिछले दिनों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था कि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी के रिश्ते हैं। अब रोटी बेटे के रिश्ते क्यों नहीं कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि नेपाल के बहुत से बेटे लाखों की तादाद में यहाँ पर आते हैं और नौकरी करते हैं, काम करते हैं। बहरहाल क्योंकि बेटी को माना जाता है कि ख़ानदान की इज़्ज़त की पूरी जिम्मेदारी उस पर ही है, तो रोटी बेटी के रिश्ते, मतलब ये शादियों के रिश्ते सब उनका मतलब था, लेकिन जज्बाती होकर लोग कह देते हैं रोटी बेटी के रिश्ते। तो उन्होंने कहा था कि नेपाल के साथ हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, लेकिन अब नेपाल इन रिश्तों में कुछ परिवर्तन ला रहा है। अभी तक शादियां होना आम बात थी। जो मधेश का इलाका है नीचे का, जो नेपाल में है, मधेश माने जो हिमालय की तराई में जो दक्षिण नेपाल की तरफ जो इलाका पड़ता है, बिहार से जुड़ता है, उसको मधेश का इलाका बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे बिहार मूल के लोग वहाँ रहते हैं। तो शादियाँ होती रहती हैं, खाना पीना भी होता रहता है, इसलिए शायद जज्बाती होकर लोग इसे रोटी बेटी का रिश्ता कह देते हैं। बहरहाल अब वहाँ पर एक नया कानून लाया जा रहा है, कानून में बदलाव किया जा रहा है, सिटीजनशिप एक्ट, कि कोई भी विदेशी महिला अगर किसी नेपाली आदमी से शादी करेगी तो उसे फ़ौरन नेपाल की नागरिकता नहीं मिलेगी, जैसा कि अभी तक होता आया था कि शादी करते ही नेपाल की नागरिकता मिल जाएगी। अब उसे कम से कम 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, और 7 साल में उसके पास कुछ अधिकार होंगे, लेकिन 7 साल के बाद उसे नागरिकता मिलेगी। अब विदेशी महिलाएं, जाहिर है कि भारत की सबसे ज़्यादा लड़कियों की शादी नेपाल में होती है, जब जो सटे हुए इलाके हैं वो भी, और वैसे भी और भी रिश्ते हैं नेपाल से पुराने। भारत के जो ये सिंधिया परिवार है हमारा, और नेपाल का शाही परिवार, उनके भी ताल्लुक़ रहे हैं। जो हमारे जो नेपाल के पशुपतिनाथ का मंदिर है और दूसरे मंदिर हैं, यहाँ से जो पुजारी वहाँ भी जाते रहे हैं। बहरहाल सिटीजनशिप जो कानून में बदलाव लाने की पेशकश की है नेपाल ने, उसका सीधा साधा प्रभाव हमारी महिलाओं पर पड़ेगा, हम पर पड़ेगा। और इसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, ये जो बिल है जिसमें सिटीजनशिप एक्ट को बदलने की बात की गई है, इसको रविवार को पार्लियामेंट में पेश किया गया। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो महिलाएं, विदेशी महिला हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। पुराना कानून ये कहता है कि जो विदेशी पुरुष है
जो मर्द हैं विदेशी, अगर वो नेपाली लड़की से शादी करते हैं तो उन्हें 14 साल तक नेपाल की नागरिकता नहीं मिलेगी। बहरहाल एक और इरादा है नेपाल का ख़ुद को डी कपल करने का। कपलिंग होती है जैसे इंजन और डिब्बों के बीच, तो डी कपल करने का कि हम अपने आप में एक आज़ाद स्वतंत्र देश हैं, हम कोई भारत के छोटे भाई वगैरह नहीं हैं, हमें उस निगाह से ना देखा जाए। और हर छोटे मुल्क जो होते हैं, जो आकार में छोटे हैं, चाहे वो भूटान हो चाहे वो नेपाल हो, उनकी समस्या ये बड़े देश जो होते हैं उनको घेर के रखते हैं, यही होती है। नेपाल की समस्या तो और भी है कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुद्री सीमा इसके पास नहीं है, लिहाजा इसके जो रसद का सामान है और सारा सामान है भारत के रास्ते जाता है। ये डी कपलिंग जो मैंने इस्तेमाल किया है शब्द, इसकी शुरुआत तो सन 2015 में ही हो गई थी, जब हम अनौपचारिक रूप से हमने नेपाल की सप्लाईज़ रोक दी थी और चीन को मौका मिल गया था नेपाल तक पहुंच के सारी सप्लाईज़ वहाँ से देने का। तब से लेकर अब तक कोशिश यही रही है नेपाल की कि वो धीरे 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 खुद को भारत से अलग करना शुरू कर दे, जुदा करना शुरू कर दे और ये जताए कि उसका अपना अलग वजूद है, वो एक अलग देश है, उसको कोई छोटा भाई या बेटा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग देश है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सामूहिक सोच में भी और सरकार को भी ये बात समझ में आएगी कि अच्छा भला देश नेपाल था। एक दफ़े राजीव गांधी ने ब्लॉकेट किया था सरकारी तौर पर, खैर वो ख़त्म हो गई थी बात, लोग भूल भुला गए थे। 2015 में दोबारा जो अनौपचारिक ब्लॉकेट हुआ, सामान रोक दिया गया, उससे नेपाल के लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंची। और ये डी कपलिंग की एक्सरसाइज तब से शुरू हुई थी। ताज़ी कड़ी ये है कि जो भी भारतीय मूल की लड़की नेपाली से शादी करती है उसे तुरंत नागरिकता नहीं मिलेगी, 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हमारे लिए सोचने की बात है कि एक अच्छे खासे देश को, जो हमारा अपना था, हमारा बहुत ही नज़दीकी था सदियों से, उसको भी हमने नाराज़ कर दिया है। नमस्कार।